जय हिंद प्यारे बच्चों। देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग रसायन शास्त्र यानी कि केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण के पूरे जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं, सभी मोस्ट वीविया ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सारे ही प्रश्न प्यारे बच्चों मोस्ट वीविया है। अगर आप मैट्रिक परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जो है सभी महत्वपूर्ण वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को करवाने वाले हैं जो कि आपके मैट्रिक परीक्षा 2025 में आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो काफी कमाल का है, वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है, कैथोड किरणों में क्या उपस्थित रहते हैं। पर बच्चों आपको पूछा जा रहा है कि कैथोड किरणें जो होते हैं उसमें क्या उपस्थित रहते हैं। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी है प्रोटॉन, ऑप्शन सी है न्यूट्रॉन एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कैथोड किरणों में जो है आपको इलेक्ट्रॉन जो है उपस्थित रहता है। प्रेजेंट क्या रहता है बच्चों? इलेक्ट्रॉन रहता है, याद रखिएगा। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 2 कह रहा है कि CaCO3 और S जो ये ब्रैकेट में, इसका मतलब हुआ ये ठोस अवस्था में, सॉलिड अवस्था में, क्लियर है। और रे यानी तीर का साइन है CaO प्लस CO2, G का मतलब गैस, कर है किस प्रकार की अभिक्रिया है। समझिए पर बच्चों क्या दिया गया है, एक CaCO3 एक यौगिक है, इसे क्या किया गया है, मान लीजिए अभिक्रिया होने के बाद ये जो है CaO और CO2 में बदल गया है। एक चीज यहां ध्यान से देखिएगा, तो एक चीज जो है टूट के दो चीजों में बदल गया है। मान लीजिए यहां एक था, टूट के दो में बदल गया है। तो ऐसा कौन अभिक्रिया होता है जिसमें एक जो है टूट के यौगिक दो अलग अलग जो है यौगिक में बदल जाता है। तो याद रखिएगा बच्चों, ऐसा अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, याद रखिएगा वियोजन अभिक्रिया। क्या होता है वियोजन अभिक्रिया? तो एक जो है यौगिक टूट के दो अलग अलग यौगिक में बदल जाते हैं। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए चलते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 3 कह रहा है, प्रश्नों को पढ़िए। कह रहा है निम्नांकित में कौन जो है समीकरण संतुलित है। तो जो संतुलित समीकरण किसे बोला जाता है, चलिए इस एग्जांपल में हम लोग सभी को समझते हैं कि कौन सा जो है संतुलित समीकरण है। देखिए ऑप्शन ए में देखिएगा Mg प्लस O2 दिया गया है। अगर देखिएगा संतुलित समीकरण का मतलब हुआ कि तीर के बाईं साइड जितना कोई भी जो है परमाणु जो है, जैसे Mg का मान लीजिए इधर 1 है तो तीर के दाईं साइड भी 1 होना चाहिए। दोनों तरफ जो है दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। जैसे Mg इधर कुछ नहीं है तो 1 है, यहां भी देखिएगा तो Mg 1 बन रहा है। यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ देखिए तीर के दाईं साइड ऑक्सीजन 1 है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन ए बिल्कुल भी ये रासायनिक समीकरण जो है संतुलित नहीं है। ऑप्शन बी को हम लोग चेक करेंगे। ऑप्शन बी देखिए यहाँ Zn है, Zn प्लस H2SO4 क्या बना है, ZnSO4 प्लस H2। देखिए यहाँ Zn मतलब इधर कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ भी देखिएगा तो Zn 1 है। अब देखिए H2 हाइड्रोजन यहाँ 2 है, यहाँ देखिएगा तो हाइड्रोजन 2 है। इसी तरह देखिए सल्फर यहाँ 1 है, सल्फर 1 है। ऑक्सीजन 4 है, ऑक्सीजन 4 है। इसका मतलब क्या हो गया, ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जो है क्या होगा बच्चों, ये जो है संतुलित रासायनिक समीकरण ऑप्शन बी दिया गया है। देखिए क्या देखना होता है, जो आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड वही सेम जो है परमाणु अगर इधर 1 है तो तीर के दाईं साइड भी 1 आना चाहिए, दोनों तरफ बराबर आना चाहिए। समझ गए कॉन्सेप्ट, बहुत ही आसान है। प्रश्न 4 को हम लोग पढ़ते हैं। क्या करें, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है। उसमें पूछा जा रहा था कि प्रश्न 3 में कि कौन समीकरण जो है संतुलित है, और प्रश्न 4 पूछा जा रहा है कि कौन समीकरण जो है संतुलित नहीं है। ऑप्शन के अनुसार हम लोग चेक करते जाएंगे। देखिए ऑप्शन ए देखिएगा तो हाइड्रोजन यहाँ कितना दिया गया है, 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन क्या है 2। यहाँ भी हाइड्रोजन 2 दूनी 4 और ऑक्सीजन क्या है 2। तो पहला तो संतुलित है। दूसरा को चेक करेंगे तो देखिए यहाँ K का मान जो है यहाँ 2 दिया गया है, पोटासियम यहाँ भी 2 दिया गया है। Cl जो है इधर मान लीजिए ये 2 सभी में गुना है तो Cl इधर 2 है, तो यहाँ से देखिएगा तो 2 यहाँ Cl में गुना है तो ये भी 2 Cl है हो गया। अब ऑक्सीजन जो है 2 यहाँ है, 2 कंप्लीट में गुना होगा, 3 दूनी 6 है, यहाँ भी ऑक्सीजन 6 है। इसका मतलब ऑप्शन बी जो दिया गया है यह भी जो है संतुलित समीकरण है। तो आपको खोजना है कि कौन जो है संतुलित नहीं है। ऑप्शन सी में देखिएगा तो हाइड्रोजन यहाँ 2 दिया गया है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ Cl2 मतलब क्लोरीन 2 है, यहाँ भी क्लोरीन 2 है। जब ए बी सी नहीं संतुलित है तो आपको ऑप्शन डी लगा देना है, चेक नहीं करना है, क्योंकि जो समीकरण जो 4 ऑप्शन दिए गए 3 तो संतुलित समीकरण है, तो चौथा जो बच गया ये जो है संतुलित समीकरण नहीं होगा। तो ऑप्शन जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। समझ गए कॉन्सेप्ट, वीडियो में मजा आ रहा है, बिल्कुल आता होगा। प्रश्न 5 कह रहा है उपचयन में निम्नलिखित में
क्या होता है। अब उपचयन अभिक्रिया क्या होता है पर बच्चों, याद रखिएगा उपचयन अभिक्रिया का डेफिनेशन, परिभाषा। उपचयन अभिक्रिया को हम लोग जो है उस अभिक्रिया को बोलते हैं जिसमें हाइड्रोजन का वियोग होता है, मतलब हाइड्रोजन जो है हटता है और इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है। ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉन का भी त्याग होता है और ऑक्सीजन का जो है ऐड होता है, मतलब योग होता है। तो ये जो है यहाँ ऑप्शन डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, ए बी सी। हाइड्रोजन का भी योग होता है, इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है और ऑक्सीजन का योग होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ क्या हो गया, बिल्कुल सही हो गया, याद रखिएगा। प्रश्न जो है 6 कह रहा है कि जल में वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सी गैस मुक्त होती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है कि जब वैद्युत अपघटन होता है तो कैथोड पर जो है कौन सी गैस जो है मुक्त होती है। तो याद रखिएगा बच्चों, ये प्रश्न में जो है हाइड्रोजन जो है कैथोड पर मुक्त होती है गैस। कौन गैस, हाइड्रोजन गैस, याद रखिएगा। प्रश्न 7 क्या कह रहा है बच्चों, पढ़िए। कह रहा है कि कौन सी गैस उत्सर्जित होगी, पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस जो है उत्सर्जित होगी जब धातुएं जल के साथ अभिक्रिया करेगी। कौन गैस उत्सर्जित होगा जब जो है कोई भी धातु जो है जल के साथ अभिक्रिया करेगा। पर बच्चों याद रखिएगा, हमेशा जो हाइड्रोजन गैस का जो है निर्माण होगा, हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगा जब धातु जो है कोई भी धातु जल के साथ अभिक्रिया करेगा। तो समझ गए कॉन्सेप्ट, याद रखिएगा, हाइड्रोजन गैस का निर्माण होगा। प्रश्न 8 कह रहा है कि Fe2O3 प्लस 2Al क्या बन रहा है, Al2O3 प्लस 2Fe। ऊपर दी गई जो है अभिक्रिया किस प्रकार की है, पर जो है इसके साथ से हटा दिया और ऑक्सीजन, और देखिएगा यहाँ Fe2O3 प्लस 2Al दिया गया है। यहाँ क्या हो रहा है, समीकरण यहाँ प्रोडक्ट के रूप में देखिए Al2 जो है यहाँ Fe अल्युमिनियम जो है Fe से अधिक अभिक्रियाशील है, तो ये क्या करेगा, Fe को इसके यौगिक से हटा देगा और जो है ऑक्सीजन के साथ ये खुद मिल जा रहा है। तो ऐसा अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया बोला जाता है। याद रखिएगा कि कोई एक जो है, मान लीजिए कोई एक जो है अभिक्रियाशील जो है दूसरे के तुलना में अधिक है, तो अगर दूसरा उसके साथ यौगिक में है तो उससे निकाल के उसको अलग कर देता है और उसके साथ खुद जो है सेट हो जाता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। याद रखिएगा। प्रश्न 9 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है। लौह चूर्ण है प्यारे बच्चों, मान लीजिए लोहा का चूर्ण दिया गया है, कह रहा उस पर जब हम लोग जो है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालेंगे तो क्या हो जाएगा। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, बार बार आपसे पूछा जाता है। तो हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 10 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। याद रखिएगा बच्चों, ये प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है, बहुत बार पूछा जाता है। तो श्वसन एक प्रकार की ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। प्रश्न 11 जो है CuO प्लस H2 तीर का साइन है, क्या बन रहा है प्रोडक्ट के रूप में। Cu प्लस H2O किस प्रकार की अभिक्रिया है। देखिए पर जो समझिए इस बात को, देखिए यहाँ जो क्या हो रहा है कि यहाँ जो है यह कौन सा अभिक्रिया होगा, तो सबसे पहले अगर गौर से देखिएगा तो ये जो है अपचयन अभिक्रिया होगा। क्यों अपचयन अभिक्रिया होगा, क्योंकि यहाँ देखिएगा यहाँ जो ऑक्सीजन का जो है त्याग हो रहा है। ऑक्सीजन किस में त्याग हो रहा है, देखिए यहाँ CuO है, तो आगे देखिएगा तो कॉपर जो है अकेले रह जाता है, ऑक्सीजन का यहाँ जो है निकल जाता है, बाहर निकलता है। ऑक्सीजन का हटना क्या कहलाता है, तो अपचयन, उपचयन कहलाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन कहलाता है। तो यहाँ जो है ऑक्सीजन का त्याग हो रहा है, वियोग हो रहा है, तो अपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। क्लियर है। प्रश्न 12 को पढ़िए। कह रहा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कौन सा जो है यौगिक बनता है, पर याद रखिएगा वैद्युत संयोजी यौगिक बनता है। ऑप्शन बी सही है। प्रश्न 13 कह रहा है, जो प्रश्नों को पढ़िए। कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। यह जो अभिक्रिया दिया गया है 2Cu प्लस O2 क्या बन रहा है, 2CuO। देखिए दूगो जो है यहाँ देखिएगा ऑप्शन ए कह रहा है कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। पर जो ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का जो है योग हो रहा हो, ऑक्सीजन जिसमें जुड़ रहा हो। तो कॉपर यहाँ देखिए इसके साथ ऑक्सीजन नहीं था, यहाँ जब बना तो ये देखिए यहाँ क्या हो गया था, कॉपर के साथ जो है ऑक्सीजन जुड़ गया। तो बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉपर का यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है। क्लियर है, तो समझ में आ गया, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है 14 कह रहा है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या होता है। देखिए सिल्वर मतलब चांदी, जिसमें चांदी दिखेगा, चांदी का रंग क्या होता है, उजला होता है, इसलिए जो है सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या हो जाएगा श्वेत यानी उजला। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। प्रश्न जो है आगे हम लोग चल रहे हैं प्रश्न 15 की ओर। क्या कह रहा है बच्चों, कह रहा है कि समीकरण दिया गया है CaCO3 उष्मा की उपस्थिति में ये जो है CuO प्लस CO2 में टूट जा रहा है। कौन सा अभिक्रिया है, अब ये हमने बताया पर बच्चों याद रखिएगा ये वियोजन अभिक्रिया है, जिसमें एक यौगिक टूट के दो अलग अलग में बदल जाता है, उस अभिक्रिया को हम लोग वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। प्रश्न 16 कह रहा है साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की उदाहरण है।
साग सब्जी जो होता है जब इसको जो है वेस्टेज मतलब फेंक देते हैं तो वो विघटित होकर कंपोस्ट बनता है। उस अभिक्रिया को क्या बोला जाता है बच्चों? याद रखिएगा, उस अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। प्रश्न जो है 17 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जो है उत्पाद लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर प्राप्त होता है? जब लेड नाइट्रेट को गर्म करेंगे तो कौन सा उत्पाद यानी प्रोडक्ट के रूप में बनेगा? याद रखिएगा बच्चों, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 और O2 बनेगा। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। प्रश्न 18 की ओर हम लोग चल रहे हैं। निम्न में से कौन सही है? बच्चों Na2CO3 इंटू 5H2 क्या होता है? नहीं पता है। यहां देखिएगा NO2CO3 इंटू 7H2 ये भी नहीं पता है। बिल्कुल ये देखिए ऑप्शन बी यहां सही हो जाएगा। ऑप्शन से अगर देखिएगा Na2CO3 इंटू 10H2 ये जो है धोबन सोडा का ये सूत्र होता है, यानी ऑप्शन बी यहां बिल्कुल राइट हो जाएगा, याद रखिएगा। प्रश्न 19 की ओर हम लोग चल रहे हैं। लोहा से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों। देखिए कितना बार ये 2013 में भी पूछा गया है, 21 में भी पूछा गया है, 24 में भी पूछा गया, 3 बार पूछा गया है। तो इस प्रश्नों को आप स्टार लगा के घेर लीजिए वाला है। यह प्रश्न जो है आपसे जरूर पूछा जाएगा। प्रश्न 19 कह रहा है कि जिंक लोहा से जो है जिंक को लेपित करने की क्या कहते हैं क्रिया को? तो याद रखिएगा गैल्वेनीकरण कहा जाता है। प्रश्न 20 क्या कह रहा है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है? किसके साथ कह रहा है कि जिंक यानी Zn जिंक प्लस HCl के साथ अभिक्रिया करेंगे तो कौन सा गैस निकलेगा? देखिएगा हाइड्रोजन, HCl में हाइड्रोजन उपस्थित है तो हाइड्रोजन ही निकलता है, और कोई उपस्थित नहीं है तो नहीं निकलेगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा हाइड्रोजन जो है हमेशा गैस निकलता है जब जस्ता को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करेंगे तब। क्लियर है? समझ में आ रहा है? अब प्रश्न जो आगे हम लोग चल रहे हैं, प्रश्न 21 कह रहा है कि कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करती है। यह यौगिक जल में विलय है, कौन सा तत्व हो सकता है? पहले तो याद रखिएगा यह तत्व जो है कैल्शियम है, जो है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? उच्च गलनांक वाला यौगिक बना लेता है, और जल में ये विलय है मतलब जल में घुलनशील है। क्लियर है? प्रश्न 22 कह रहा है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा? इस कॉन्सेप्ट को समझिए पहले बच्चों। जल का अनुसूत्र क्या होता है? H2O। आपको क्या पूछा जा रहा है कि एक अणु में हाइड्रोजन यहां कितना दिया गया है? 2 और ऑक्सीजन क्या है? 1। यही तो आपसे पूछा जा रहा था कि परमाणुओं की संख्या क्या है। हाइड्रोजन पहले लेना है, आपको बोला जा रहा है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का 2:1 हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। प्रश्न आगे हम लोग चलते जा रहे हैं। प्रश्न 23 की ओर हम लोग चल रहे हैं। समझिएगा पर बच्चों, कह रहा है कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? क्या दिया गया है? ZnO प्लस C और प्रोडक्ट के रूप में क्या बन रहा है? Zn प्लस CO। ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ देखिएगा कार्बन यहाँ सिंगल है और आगे जाके कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। तो ऑक्सीजन को जोड़ना किसी भी जो है अभिक्रिया को क्या कहते हैं? जब जिसमें ऑक्सीजन जुड़ता है तो यहाँ जो है कार्बन का उपचयन जो है कहला रहा है। जब ऑक्सीजन का योग होगा तो उपचयन अभिक्रिया होगा, तो कार्बन का उपचयन हो रहा है, तो ऑप्शन ए ही यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है? चलिए प्रश्न 24 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन अभिक्रिया है? बच्चों हमें बताना है कि संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। समझिए इस कॉन्सेप्ट को। संयोजन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को बोलते हैं जैसे A प्लस B मिलके क्या बना दिया? C। जब दो जो है मिलके एक बन जाता हो, 2 मिलके 1 बन जाता हो, उसे ही हम लोग संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो देखिए यहाँ जो है H2 प्लस O2 ये मिलके क्या बना रहा है? H2O। तो बिल्कुल यही ना जो है यहाँ संयोजन अभिक्रिया होगा। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रश्न 25 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या करें? निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से कौन जो है विस्थापन अभिक्रिया है? देखिए ये दो बार पूछा गया है प्रश्न, काफी महत्वपूर्ण है। विस्थापन अभिक्रिया उस अभिक्रिया को बोलते हैं जिसमें क्या होता है, यहाँ ऑप्शन के अनुसार देखिएगा तो यहाँ जो है ऑप्शन ए नहीं होगा। देखिए ऑप्शन बी का देखिएगा तो क्या हो जाएगा? यहाँ समझिए पर बच्चों, यहाँ देखिए CaO प्लस HCl क्या बना रहा है? CaCl2 प्लस H2O। ये भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? समझ में आ जाएगा। देखिए ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ Fe प्लस CuSO4 इस दोनों को जब हमने अभिक्रिया कराया, एक दूसरे से अभिक्रिया कराया, तो क्या किया? देखिए यहाँ Fe जो है SO4 के साथ मिल गया और Cu को बाहर कर दिया। तो यहाँ जो कहने का मतलब हुआ कि Fe जो है Cu मतलब कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है, इसलिए क्या किया? यह जो है कॉपर को उसके यौगिक से जो है अलग कर दिया और खुद जो है जो बच गया उसके साथ मिल गया। तो इसी अभिक्रिया को हम लोग विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं कि एक जो है दूसरे के तुलना में अगर अधिक अभिक्रियाशील है तो अगर दूसरा किसी यौगिक के साथ अगर मिला हुआ है तो उसको उस यौगिक से भगा देता है और जो बच जाता है उसके साथ खुद मिल जाता है। उसी अभिक्रिया को हम लोग आसान भाषा में विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 26 की ओर हम लोग चल रहे हैं। पढ़िए प्रश्नों को।
कह रहा है कि लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया से क्या होता है। पहले तो अभी हमने बताया है कि लौह चूर्ण पर जो है जब HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया करेंगे तो क्या होगा, अभी ये हमने बताया। पहले तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है क्या होगा इसका आंसर। तो हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड का निर्माण होगा। ऑप्शन ए ही बिल्कुल सही है। प्रश्न रिपीट है। प्रश्न 27 की ओर हम लोग चल रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। पर बच्चों अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण कौन नहीं हो जाएगा, तो समझिए इस चीज को। अपघटन अभिक्रिया को जो है दूसरा नाम क्या है, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें जो है एक जो है यौगिक टूट के दो या दो से अधिक जो है बन जाता है। यहाँ देखिए पहला CaCO3 जो है ये दो जो बन गया, तो ये जो है वियोजन अभिक्रिया हो ही गया। तो पूछा जा रहा है कौन नहीं है। अपघटन अभिक्रिया को ही वियोजन अभिक्रिया कहता है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। यहां भी देखिएगा तो एक टूट के दो बन रहा है। अब ऑप्शन सी में अगर देख रहे हैं यही बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें दो जो मिल के एक बन रहा है, ये तो संयोजन अभिक्रिया न है। ये जो है यही बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कौन कह रहा था अपघटन अभिक्रिया नहीं है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। प्रश्न 28 क्या कह रहा है, जो प्रश्नों को पढ़िए, बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझे होइएगा, जिसमें जो है एक साथ उपचयन एवं अपचयन, यानी कि अगर दूसरे भाषा में कहा जाए तो ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक साथ जिस अभिक्रिया में हो उसी अभी हम लोग जो है रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑप्शन के अनुसार अगर यहाँ देखिएगा तो कौन सा जो है रेडॉक्स अभिक्रिया है, यहाँ ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ कैल्शियम ऑक्सीजन के साथ है, तो देखिएगा यहाँ जो है यहाँ ऑक्सीजन का वियोग हो गया तो अपचयन हो गया। यहाँ अगर देखिएगा तो यहाँ HCl जो है, यहाँ देखिएगा तो क्या होता है, पर यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन जुड़ गया तो यहाँ क्या हो गया, उपचयन हो गया। तो दोनों जहां उपचयन एवं अपचयन एक साथ हो, ऑक्सीकरण एवं अवकरण, उसी को तो हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑप्शन सी क्या होगा, बिल्कुल सही है, रेडॉक्स अभिक्रिया। प्रश्न 29 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन एक दहन अभिक्रिया है। पर बच्चों बताना आपको दहन अभिक्रिया क्या है, इसमें से याद रखिएगा। पर बच्चों काफी ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है। तो पेट्रोल का जलना जो है बिल्कुल दहन अभिक्रिया हो जाएगा। जल का उबलना नहीं है, मोम का पिघलना भी नहीं है, तो पेट्रोल का जलना जो है दहन अभिक्रिया है। प्रश्न 30 की ओर हम लोग चल रहे हैं। क्या कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग यानी वृद्धि क्या कहलाता है। अभी हमने बताया है ऑक्सीजन का योग या वृद्धि जो है उपचयन अभिक्रिया कहलाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, याद रखिएगा। देखिए पहले तो इस वीडियो में हमने जो है केमिस्ट्री के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में किए हैं। ये सारे प्रश्न आपके मैट्रिक परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह का बेहतरीन वीडियो आपको हमेशा मिलता रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।